सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीशाला बाई कुणाल। हेयर वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। तो आज हम मैथमेटिक्स में चालू करने वाला अपना न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल। उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप पॉलिनोमियल पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे इससे पहले का जो लेक्चर था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसे आप ज़रूर एक बार देख लें, जिससे आपको इसके बेसिक्स क्लियर हो सके, ताकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको पहले से कुछ पता हो। मैं उस चैप्टर का थोड़ा रिवीजन यहाँ करा दूँगा, पर आपके लिए अच्छा ही होगा कि आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। इसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो कुछ पहले रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि कुछ बातें हैं। कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा है आपका वेरिएबल। थर्ड इज कोफिशिएंट। सेकेंड है हमारा, मतलब कि नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मीन्स टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये चारों चीज़ें क्या हैं जो इसका बेस हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट वह सिंबल्स हैं जो कि गणित की संक्रियाओं में सदैव ही सेम रहते हैं, यानी कि गणित की ऑपरेशंस में हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। और वेरिएबल्स वह हैं जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मान को निर्धारित कर सकते हैं, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं या फिर चर राशि कहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स आर सिंबल्स एंड कांस्टेंट आर नंबर्स, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, जब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल से होता है तो वह कांस्टेंट वेरिएबल्स के क्या बन जाते हैं, कोफिशिएंट बन जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की, तो ये क्या होता है, जब कांस्टेंट वेरिएबल से इंटरेक्ट करता है तो जो फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स या फिर टर्म, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आई होंगी। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अचर, इसे हम बोलते हैं चर, कोफिशिएंट को बोलते हैं हम गुणांक, और इसे हम बोलते हैं पद, ठीक है। तो आई होप कितनी समझ में आ गई होंगी। अब हम चालू करते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी ध्यान लीजिए आप। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जब कई सारे टर्म्स आपस में ऑपरेट होकर एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, उस पैटर्न को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आ जाते हैं पॉलिनोमियल पे, ठीक है, अपने चैप्टर पे। पॉलिनोमियल का हम डेफिनेशन देना चाहें तो आपको दे सकते हैं, सच algebraic expression which is in form of a naught plus a1 x1 a2 x2 plus a3 x3 and so on an x की पावर n, ठीक है। जहां पर वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड a नॉट a1 a2 एंड an आर कोफिशिएंट्स। क्या हैं ये, हमारे कोफिशिएंट हैं अपने रेस्पेक्टिव वेरिएबल के। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूँ ए नॉट की, तो इसका जो ये किसका वेरिएबल है, ये वेरिएबल है एक्स की पावर 0 का। अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, यानी अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें एक्स पावर 0, तो ये ए नॉट जो हमारा क्या है, ये एक्स पावर 0 का वेरिएबल है, यानी कि कोफिशिएंट है, ठीक है। और ए1 जो है हमारा एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट है, ए2 हमारा एक्स पावर 2 का कोफिशिएंट है, उसी तरह से एन हमारा एक्स पावर n का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो n की पावर, यानी कि जो हमारा वेरिएबल की पावर होगी, वह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि एक पॉलिनोमियल में कभी भी x की पावर निगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि x मतलब वेरिएबल, ठीक है, और x की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये आप दो बातें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए पॉलिनोमियल को लेके, कि पॉलिनोमियल में कभी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं इस पर हम। तो हमारा अगला आर्टिकल आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि
मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, ठीक है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब है कि हम कभी भी जब पॉलिनॉमियल को लिखते हैं तो उसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आने वाले वेरिएबल्स की पावर को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यानी कि अगर हमें किसी भी पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पता करना है तो हमें उसके वेरिएबल्स को उसकी पावर के या तो घटते हुए क्रम में रखना है या फिर बढ़ते हुए क्रम में रखना है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं कि मान लीजिए कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा दे रखा है 5x² प्लस 6x³ प्लस 7x प्लस 8x⁵ प्लस 19x⁵1, ठीक है, यानी कि x ही लिख सकते हैं। तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जो इसे पॉलिनॉमियल बनाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, या तो हम उसमें x की पावर्स को उसके बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे या फिर उसके घटते हुए क्रम में रखेंगे। सबसे पहले रखते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए बढ़ते हुए क्रम में रखना है, किसमें रखना है, हमें बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सबसे छोटी पावर है उन्हें पहले लिखेंगे। यहाँ पर 7x और 19x आपस में ऐड हो जाएंगे तो बन जाएंगे 26x प्लस इससे बड़ी पावर क्या है हमारी x² 5x² प्लस 6x³ प्लस 8x⁵, ठीक। इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। दोनों ही ऑर्डर हमारे सही माने जाएंगे, बट कोई भी ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, ये हमारा मस्ट है, ठीक है, एक ऑर्डर में होने चाहिए। यानी कि इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में 8x⁵ प्लस 6x³ प्लस 5x² प्लस 26x लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं हम। चलिए, तो हम समझते हैं कि ये पॉलिनॉमियल हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम पॉलिनॉमियल्स को दो काइंड पर बांट सकते हैं, ठीक है, दो चीज़ों को अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, कि हमारे पॉलिनॉमियल में कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है मोनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ क्या हो, सिर्फ वन टर्म हो, क्या हो, सिर्फ वन टर्म एग्जिस्ट करता हो, ठीक। अगला आता है हमारा बायनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें हमारे टू टर्म एग्जिस्ट करते हों, ठीक। एंड द लास्ट इज ट्राइनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें हमारे तीन टर्म एग्जिस्ट करते हों, ठीक। अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं, अगर कोई हमारे पास पॉलिनॉमियल दे रखा है px, देखिए पॉलिनॉमियल को हम लिखते हैं p, ठीक, और ये x दिखाता है कि जो हमारा पॉलिनॉमियल है उसका वेरिएबल क्या है, x है, क्या है, उसका वेरिएबल हमारा x है। तो अगर मैं बात करूं x² की, तो इस पॉलिनॉमियल में सिर्फ एक टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मोनोमियल हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं दूसरे पॉलिनॉमियल की बात करूं, जैसे कि 5x³ प्लस का 4x, तो यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पर दो टर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बायनोमियल हो जाएगा, ठीक। अगर मैं अगले की बात करूं तो 6x4 प्लस 7x³ प्लस 8x², यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन टर्म है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल, ठीक। तो आपने देखा कि पॉलिनॉमियल को हम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें तीन भागों में बांट सकते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बायनोमियल और तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। हम अगला आर्टिकल देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हमारे पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार फिर समझिए, हमारे पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री।
ठीक है, यानी कि डिग्री हमारी क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं आपसे, किसी पॉलिनोमियल px में 7x³ प्लस का 5x² प्लस का 6x4 प्लस 28x7, यहाँ पर पूछा है कि आप डिग्री बताइए। क्या बताइए, आपको डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल x की। ठीक है, तो आपसे मैंने क्या कहा कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पर पावर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 4 है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है 7 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है x की, 7 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आप देखिए x की पावर 18, x की पावर 15, x की पावर 17, मैक्सिमम क्या है 18, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 18 हो जाएगी। अगला एग्जांपल देखिएगा, देखिए इसमें x की पावर क्या है 2, इसमें क्या है x की पावर, इसे अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा x की पावर 2 प्लस 2 x की पावर -2 प्लस 3, तो डिग्री क्या बनेगी आपकी 2, डिग्री क्या बनेगी आपकी 2। बट एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पॉलिनोमियल की एग्जिस्टेंस तभी होगी जब उसके वेरिएबल x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। यहाँ पर देखिए ये क्या है, नेगेटिव है, क्या है ये नेगेटिव है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाते हैं हाफ ऑफ मार्क्स में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चे यहाँ पर आंसर 2 देकर आते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आप बात ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं पॉलिनोमियल को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग कैसे और कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम पॉलिनोमियल को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग बेसिकली 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं आपसे बात करूंगा लीनियर पॉलिनोमियल की, तो ये वह पॉलिनोमियल है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 हो सकती है। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 1। उसी तरह से यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी। हम मैक्सिमम पावर बोलें या फिर डिग्री बोलें, यानी कि लीनियर में पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी और क्यूबिक में पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। px = 5x + 7, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, 5x² प्लस का 6x प्लस 8। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें, px = 6x³ प्लस 5x² प्लस 7x। यहाँ पर आप देखिए x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री 3 हो जाएगी, इसलिए ये क्या बन जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं उन 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की जो कि
अक्सर हमें नहीं पढ़ाए जाते हैं। पहला पॉलिनोमियल है आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इसके सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। क्या होते हैं? सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट ज़ीरो होते हैं। यानी अगर हम बात करें एग्जांपल लें इसका, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू एक्स प्लस ज़ीरो इंटू एक्स प्लस वन प्लस ज़ीरो इंटू एक्स प्लस टू प्लस ज़ीरो इंटू एक्स प्लस थ्री एंड सो ऑन, ज़ीरो इंटू एक्स की पावर एन। बेसिकली ज़ीरो पॉलिनोमियल आप कह सकते हैं कि पी एक्स बराबर ज़ीरो। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो आप यही बताओगे कि सच पॉलिनोमियल इन विच कोफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल इज ज़ीरो। ठीक, अगला हमारा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब आप नाम से समझ सकते हो कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल कांस्टेंट्स ही हमारे टर्म होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट ही हमारे टर्म होते हैं। यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है और क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? सिर्फ कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल एक बताऊं आपको तो y इज इक्वल, यानी कि अगर मैं पॉलिनोमियल का एग्जांपल लूँ तो पी एक्स इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर आप देखिएगा इसे इंटू में लिख सकते हैं x की पावर 0, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज जीरो। क्या बोल सकते हैं आप इसमें कि अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है पेपर में कौन से पॉलिनोमियल की, तो आप बताएंगे सच पॉलिनोमियल इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज व्हाट? इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, और इट कंटेन्स ओनली टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। ठीक, अच्छा चलिए तो अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। हम सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है आपका फैक्टराइजेशन। किसका आता है? फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि टर्म्स को उन पार्ट्स में तोड़ना जिनके मल्टीप्लिकेशन से वह बना हुआ है। किनसे? यानी कि फैक्टराइजेशन का मतलब बनता है कि एक पर्टिकुलर टर्म को उन भागों में तोड़ना जिनके मल्टीप्लाई से वह बना हुआ है। जैसे मैं बात करूं ए बी सी, इसका फैक्टराइजेशन आपका क्या बनेगा? a इंटू बी इंटू सी। क्या बनेगा? a इंटू बी इंटू सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 15a क्यूब, तो इसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू ए इंटू ए। अगला एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेके दिखाऊं तो 16a स्क्वायर बी क्यूब सी, यानी कि आप 16 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ए इंटू ए इंटू बी इंटू सी। बोलने बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन। ठीक, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये कोई पर्टिकुलर टर्म हमारा जिनके मल्टीप्लिकेशन से बना है उसमें तोड़ देना क्या कहलाता है? हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक, अगली बात आती है हमारी कॉमन फैक्टर की। किसे? कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर का मतलब होता है बेसिकली कॉमन लेना, यानी कॉमन लेना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे 15 a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर 2, यानी कि a स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे? जो दोनों टर्म लिखे हुए हैं उन दोनों का आप फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे आप? फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा आएगा 3 इंटू 5 a इंटू ए इंटू ए इंटू ए प्लस 5 इंटू ए इंटू ए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? जो आपको कॉमन दिख रहा है उसे आप असाइड कर लेंगे। क्या करेंगे आप? उसे आप असाइड कर लेंगे, यानी कि यहाँ आप देखिए क्या है 5a, यहाँ पे क्या है 5a, यानी कि दोनों जगह पे ही 5 इंटू ए क्या है? कॉमन है। तो इसे हम दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है कि जैसे मैंने इधर से कॉमन लिया तो मैं इन दोनों तरफ से इसका डिवाइड करा दूंगा। क्या करा दूंगा? दोनों ही तरफ से, यानी दोनों में ही मैं इसका डिवाइड करा दूंगा। तो इसमें डिवाइड कराने पे बचेगा 3
इंटू ए प्लस 1। इसे हम फिर से वापस लिख देते हैं जैसे लिखा होना चाहिए, 5a² ब्रैकेट 3a² प्लस 1। ठीक है, ये होता है हमारा फैक्टर लेना या फिर कॉमन लेना। क्या कहलाता है ये? कॉमन लेना कहलाता है। जैसे अगर मैं एक बात करूं px प्लस qx की, यहाँ पर आप देखिए कॉमन आपको क्या दिख रहा है, इसको इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप मिल के आएगा p इंटू क्यू प्लस q इंटू एक्स। कॉमन क्या है? x, तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो दोनों ही टर्म में x का डिवाइड करा देंगे हम पर्टिकुलरली, तो बचेगा यहाँ पर p प्लस q। ठीक, ये हमारा हो गया कॉमन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, a² प्लस b² प्लस c प्लस b² b प्लस c प्लस c² b प्लस c। यहाँ पर आप देखिए तीनों ही जगह पर आपको b प्लस सी कॉमन दिख रहा है, तो आप b प्लस सी को कॉमन ले लोगे, यानी कि आप अंदर पर्टिकुलरली सारे टर्म्स में b प्लस सी का डिवाइड कराओगे तो आपको बचेगा a² प्लस b² प्लस c²। तो इसे बोलते हैं फैक्टर लेना। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम फैक्टर लेना। ठीक है, जो हमारा अगला टाइप आता है उसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। जनरली सारे लोग इन सबको जानते हैं बट बाय नेम दे आर अननोन। ठीक है, सब जानते हैं लेकिन उन्हें उसके नाम से नहीं जानते, उस सॉल्यूशन उसके नाम से नहीं जानते। तो समझते हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुप क्या होता है। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुप का मतलब है आपको कॉमन लेना है किन में? सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स में। किसमें? लाइक टर्म्स में। मैंने आपको बताया था लाइक टर्म वह टर्म होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर सेम होती है और वेरिएबल्स भी सेम होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ px प्लस qx प्लस py प्लस qy के, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये हमारे दोनों क्या हैं? लाइक टर्म है। क्या है? ये हमारे दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल हमारा x है दोनों ही जगह सेम है और उसकी पावर भी सेम है। तो यहाँ पे अगर हम इन लाइक टर्म में ग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा p प्लस q। ठीक, अगला आता है हमारा, इधर देखिएगा इस तरफ, वैसे ही इधर देखिए, तो यहाँ पर ये दोनों हमारे लाइक टर्म है जहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारा y है सेम पावर का, तो y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा p प्लस q। अब आपको एक बात यहाँ पे ध्यान समझनी है, जब आपका पास प्लस में या फिर माइनस में एक प्रोडक्ट में एक जैसे टर्म हो, क्या हो? एक जैसे टर्म हो, तो उसे आप एक बार लिख देते हैं इस तरह से, और जो यहाँ पर बच रहा है उसे हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। ऐसे बाकी टीचर बताते हैं। मैं आपको इसका एक्चुअल तरीका बताता हूँ, वो ये है कि जिस तरह से आपने यहाँ पर लाइक टर्म्स में कॉमन लिया था उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए ये टर्म भी लाइक टर्म बनते हैं। क्यों? क्योंकि p प्लस क्यू का इंटू इधर भी है और p प्लस क्यू का इंटू इधर भी। अगर यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू पी प्लस क्यू, इधर लिखेंगे हम y इंटू पी प्लस क्यू, यानी कि p प्लस क्यू हमारा क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पर हम p प्लस क्यू को क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर बनाकर अलग निकाल लेंगे, जैसे कि हमने सेकेंड मेथड में पढ़ा था। और इन दोनों ही टर्म्स में अब p प्लस क्यू को डिवाइड कराएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? x प्लस वाई बच जाएगा। ये है एक्चुअल वे उसे लिखने का। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं जिनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला क्या बोल रहा है? विच आर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इधर देखिएगा आप 4x² माइनस 3x प्लस 5। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल होने की कंडीशंस क्या होती हैं कि x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। यहाँ पर x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि ये पॉलिनोमियल है। अगला देखिए x की पावर 2 माइनस x पावर 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर x की पावर नॉन नेगेटिव भी है और इंटीजर भी है, यानी कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आप देखिएगा x प्लस 2/x, यानी कि अगर यहाँ पर हम इसे लिखें तो लिख सकते हैं x प्लस 2x माइनस 1, यानी कि यहाँ पर x की पावर नेगेटिव है इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला देखिएगा 3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ x क्यूब माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि बच्चा ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि वो देखता है कि यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में आएगी और पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो इसे आप लिख सकते हैं x की पावर 3
की होल पावर 1/3 माइनस 4x प्लस 5। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 4x प्लस 5 जो कि बनता है आपका माइनस 3x प्लस 5। अब आप यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है, मैक्सिमम, यानी कि x की पावर यहाँ पर 1 है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इनमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर -1 का, यहाँ पर किसका मल्टीप्लिकेशन है π/2 का, यहाँ पर किसका मल्टीप्लिकेशन है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि सीधी बात आपसे अगर कहें तो ये है कि यहाँ पर जिसका कोफिशिएंट पूछा होता है अगर वह टर्म नहीं है तो वहाँ पर उसका कोफिशिएंट 0 आता है। ठीक, अगला देखिए क्या बोल रहा है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपको इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैं स्पेशली अपने लिए इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पसंद करता हूँ, तो मैं यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहले लिखते हैं हम x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √3x। यहाँ पर देखिए आप इसे सेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, बिल्कुल दोनों ही तरीके सही माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस √3 इंटू टी की पावर 8 प्लस हाफ टी स्क्वायर प्लस √5 टी प्लस 4। अगला देखिए क्या बोल रहा है, राइट नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि इनके नाम बताने हैं। अच्छा, जब भी आपसे पेपर में पूछेगा कि राइट नेम्स ऑफ पॉलिनोमियल्स तो आपको ध्यान रखना है आपको दोनों ही बातों के अकॉर्डिंग बताना है, यानी कि इनके टर्म्स को भी गिनकर और इनकी डिग्री को भी देखकर। यहाँ पर आकर आप टर्म गिनेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं 1 2, और यहाँ पर अगर आप डिग्री देखेंगे पॉलिनोमियल की, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 2 है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर टर्म्स कितने हैं 2, तो ये भी क्या हो जाएगा बाइनोमियल हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इससे इसकी डिग्री के हिसाब से तो ये क्या हो जाएगी क्यूबिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। यहाँ पर देखिए 3 टर्म है तो ये हो जाएगी आपकी ट्राइनोमियल। और अगर मैं डिग्री के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 टर्म है तो ये आपकी ट्राइनोमियल हो जाएगी। और अगर आप डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। नेक्स्ट पूछा है डिग्री बतानी है आपको इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब जो ये 2 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आप 3 को इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो यहाँ पर आपकी डिग्री क्या आ जाएगी 0। बट आप कभी भी 0 को 0 इंटू एक्स की पावर 0 नहीं लिख सकते, लिख भी देंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि यहाँ पर डिग्री है ही नहीं। समझे आप, यानी कि यहाँ पर डिग्री है ही नहीं। अगला देखिए, यहाँ का वेरिएबल क्या है m है और m की मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो डिग्री आपकी आ जाएगी 4। ठीक है, तो अब अगले आर्टिकल को पढ़ते हैं जो कि है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट है और पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का पेपर हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए हम समझते हैं कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वह वैल्यू जिसे पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाता है, उसे हम कहते हैं, उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि साफ शब्दों से मैं आपसे ये कहूँ कि पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वह वैल्यू जिसे पुट करने पर हमारा पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, उन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, इसे हम फाइंड करते हैं। अगर आपसे पूछे कि कैसे फाइंड करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमें कोई px दे रखा है, यानी कि अगर मान लीजिए हमें कोई पॉलिनोमियल x दे रखा है ax प्लस b, एज्यूम करिए कि आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है ax प्लस b, जिसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। तो आपको जब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड कर रहे होते हैं तो आपको px बराबर 0 पुट कर देना है, यानी कि ax प्लस b को जब आप 0 के बराबर पुट करोगे तो आप x की वह वैल्यू निकाल लीजिए जिसे पुट करने पर ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक,
तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो आएगी ax इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर जाने पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर ये a मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आने पे डिवाइड में आ जाएगा, तो x आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस पे। पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 8 के हमें जीरोस बताने हैं, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि 2x माइनस 8 पुट कर देंगे 0 बराबर। यहाँ से अगर हम x वैल्यू निकालते हैं तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8, और अगर हम इस 2 को यहाँ भेजते हैं तो आ जाएगा 8/2, ये बन जाएगा हमारा 4, यानी कि 0 पॉलिनोमियल हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें पी एक्स 7x माइनस 49 के जीरोस फाइंड कर रहे हैं, तो आप हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, 7x माइनस 49 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा हमारा 7x इज इक्वल टू 49। जब हम 7 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7, यानी कि हमारा जीरो पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम समझ गए, तो हमें ये क्लियर हो गया कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वह वैल्यू जिसको रखने से हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, उसे हम बोलते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन पे जाके, आपको फैक्टराइजेशन क्या आप मास्टर बन जाए, यानी कि फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोल रहा है। 68a² b की पावर 4 माइनस 51ab को आपको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसे आप तोड़ोगे, सबसे पहले आप इनके फैक्टर करोगे। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 17 इंटू 4 a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b माइनस 17 इंटू 3 a इंटू b। यहाँ से आप कॉमन पार्ट देखोगे तो आपको मिलेगा a b a b a b 17 और 17। जब इसे हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से दोनों तरफ से ही, तो 17 a भी हमारा कॉमन आ जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ है उसे हम एज इट इज उतार देंगे, यानी कि 4 इंटू a इंटू b का क्यूब, यानी कि 4a b का क्यूब माइनस का 3। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अगला देखिए क्या बोल रहा है, 3a² b माइनस b की पावर 4, 3 इंटू a इंटू b माइनस b इंटू b इंटू b इंटू b। ठीक है, तो यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ b कॉमन है, तो यहाँ पे आप b कॉमन ले लेंगे, बाकी सब क्या आ जाएगा 3a² माइनस का b का क्यूब। अब इस तरह से आप हर बार इसे नोट नहीं करेंगे, इसे हर बार इस तरह से नोट करना एक अपने आप में एक बेवकूफ़ियत है। आप सबसे पहले देखिए कि दोनों ही तरफ क्या कॉमन है कांस्टेंट में, उसे आप बाहर लिख लीजिए। फिर जिस वेरिएबल की जो वैल्यू कम है दोनों तरफ, उसे आप कॉमन ले लीजिए, समझिए। जैसे कि यहाँ पर a की पावर स्क्वायर थी, यहाँ पर क्या थी a, तो यहाँ से हमें कॉमन क्या मिला, सिर्फ a मिला। यहाँ देखिए b की पावर 4 थी, यहाँ क्या थी b, तो हमें कॉमन क्या मिला, सिर्फ b। उसी तरह से आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमें यहाँ पर क्या लगाना है, फैक्टरेशन बाय ग्रुपिंग, यानी कि हमें इसका ग्रुप बनाना है और इनका ग्रुप बनाना है। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ से आप देखिए x³ x² प्लस y, यहाँ पर आपको दोनों तरफ क्या कॉमन दिख रहा है, x, पावर कौन छोटी है x² की, तो आप x² कॉमन ले लोगे, यहाँ बचेगा x प्लस y। उसी तरह से आप यहाँ देखिए कॉमन क्या है y, पावर कौन छोटी है y², तो आप यहाँ से y² कॉमन ले लोगे, तो बचेगा आपके पास x प्लस y। अब दोनों के साथ ही x प्लस वाई कॉमन है, तो x प्लस वाई हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x² प्लस y²। इधर देखिए आप, इधर भी आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इधर भी आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। किन की, यहाँ पर आपको ax और इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, और इनकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आपको यहाँ पर इनका ग्रुप बनाना है और इनका ग्रुप बनाना है। इधर आप देखिए 6 और 4 में आपको कॉमन लेने की होता है, जो 2 बाहर आ जाएगा। दोनों तरफ कॉमन क्या है, x है, और x की कौन सी बात छोटी है, x छोटी है, तो x बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 3x प्लस 2b। उसी तरह से आप इधर देखिए, आपको यहाँ से दोनों, यहाँ देखिए प्लस है, तो यहाँ पे भी आपको अंदर प्लस बनाना होगा, तो आप पहले यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक, फिर आप इन दोनों का एचसीएफ सोचिए, तो आपको मिलेगा 3 बाहर आ जाएगा, वेरिएबल सेम कौन सा है a, तो यहाँ बचेगा क्या 3x प्लस 2b। अब दोनों के साथ ही ये चीज़ कॉमन है, तो इसे हम अलग लिख लेंगे, और जब इन दोनों टर्म्स को हम इंडिविजुअली इनसे डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपके पास 2x माइनस 3 है।
अगला देखिए, अगला थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, लेकिन है बड़ा इजी। इसे आप देखिए 16a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप -4 कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा आपके पास a प्लस बी। अब यहाँ क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी की पावर 2 है और यहाँ पे a प्लस बी की पावर 1 है, तो 4। 16/4 में आपको कॉमन क्या मिलेगा, 4 कॉमन मिल जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी, यानी आप a प्लस बी को भी आप कॉमन ले सकते हो। ठीक, बचेगा क्या आपके पास, जब आप इन दोनों टर्म्स को इनसे इंडिविजुअली डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 4a प्लस बी माइनस 1। अब आप अंदर जब आप छोटा ब्रैकेट यूज़ कर रहे हो तो बाहर आप या तो कर्ली ब्रैकेट यूज़ करोगे या फिर बड़ा ब्रैकेट यूज़ करोगे, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। और आपसे मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में।